हान को छोटे से ऑटिज्म है, यानी कि 20 साल होने के बाद भी उसका दिमाग एक बच्चे की तरह है। वो बिल्कुल ही भोला भाला सा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो और किसी में नहीं। वो सामने पड़ी चीज की बारीकियों को भांप सकता है, जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। वो उन चीजों को भी देख सकता है, जैसे कि वो एक एक्वेरियम के सामने खड़ा है और अपनी एक नजर से वो बता सकता है कि इस एक्वेरियम में कितनी मछलियां हैं और किस मछली को कौन सी बीमारी है। यहाँ तक कि वहाँ की मैनेजर भी उसके इस हुनर को देखकर हैरान है। फिर हम यून को देखते हैं। वो हान की बचपन की दोस्त है, दोनों साथ ही पले बड़े हैं। वो उसे उसके घर के सामने उतार कर चली जाती है। हान ने देखा कि घर पर उसके बाबा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। उसके बाबा मिस्टर जियान का एक ट्रॉमा क्लीनिंग सेंटर है, जिसका नाम है मूव टू हेवन, जिसमें वो मरे हुए लोगों का घर साफ करके उनकी चीजों को उनके परिवार वालों तक पहुंचा देते हैं, जिन्हें ट्रॉमा क्लीनर्स कहा जाता है। हान के बाबा जियांग को आज इसी काम के लिए एक कॉल आता है और फिर दोनों बाप बेटे काम की जगह पर पहुंचे। सबसे पहले वो मरे आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब फ्लैशबैक में चोई नाम के लड़के को दिखाते हैं। पिछली रात वो अपनी कंपनी में लगी मशीनों को जांच रहा है कि वो ठीक से बंद हुई है या नहीं। इतने में उसका पाँव 2 मशीनों के बीच में आ गया। बेचारा दर्द से कराहता रहा और फिर लंगड़ाते हुए अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा, मगर चोट की जगह पर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। हान उसी चोई के कमरे को साफ करने में बाबा की मदद कर रहा है। वहाँ उसे चोई की एक डायरी मिली, जिसमें लिखा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शहर काम पे आना पड़ा। उसने लिखा है कि उसका बस एक ही सपना है कि अपने परिवार के साथ खुश रहे। जियांग ये पढ़कर बहुत भावुक हो जाता है। बेचारे का दुर्भाग्य देखो, इतनी सी उम्र में इतने सपने लेकर चल बसा। हान और जियांग उसके कमरे को साफ करके नीचे उतरे, जहाँ पर जियांग का दोस्त होंगसू उस कमरे से निकली गंदगी को अपने ट्रक में रखकर चला गया और इधर जियांग हान के साथ उसके परिवारजनों को उसका सामान पहुंचाने के लिए जाते हैं। वहाँ चोई की माँ खड़ी है। फैक्ट्री का मैनेजर उसे कुछ पैसे हाथ में थमाकर कहता है, चोई की मौत ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है, इसीलिए उसे इंश्योरेंस के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये पैसे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इतने में हान और जियांग भी वहाँ चोई का सामान लेकर पहुँच गए। चोई की माँ बोल नहीं सकती, लेकिन अपने बेटे के सामान का बक्सा पकड़े वो रो पड़ी। फिर वो उन सामान में से चोई का मोबाइल देखती है, जिसमें उस रात मैनेजर को कई मैसेज किए गए थे। दरअसल उस रात चोई की फैक्ट्री में ड्यूटी नहीं थी, मगर मैनेजर को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना था, इसीलिए उसने चोई को रात के वक्त मशीन चेक करने के लिए भेज दिया। पाँव में चोट लगने के बाद उसने मैनेजर को मैसेज किया था कि उसे 1 दिन की छुट्टी दे दे, मगर मैनेजर ने कहा पास के किसी अस्पताल में दिखा दो, मगर छुट्टी नहीं मिल सकेगी। अगले दिन आसपास का कोई भी अस्पताल खुला नहीं था। उसे उसी हाल में फैक्ट्री जाना पड़ा और चोट में इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब पढ़कर चोई की माँ को बहुत बुरा लगता है। वो समझ गई कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। उधर मैनेजर चोई के ही अंतिम संस्कार में आकर चोई की ही बदनामी कर रहा है। वो कंपनी के लोगों से चोई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये सारी बातें वहीं बैठा जियांग भी सुन लेता है। वो थोड़ी देर के लिए हान को बाहर भेजता है और फिर मैनेजर को चोई की माँ के सामने खड़ा कर दिया और उसकी माँ से कहा, अगर आप इसे कुछ कहना चाहती हो तो अभी कह सकती है, मैं आपकी साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में मदद करूंगा। फिर चोई की माँ ने कहा, मेरा बेटा पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं सका। जब वो शहर काम करने आ रहा था, मैंने उसे कहा था कि जहाँ भी काम करना पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करना। मेरे बेटे ने मेरी कही हर बात मानी और फिर मैनेजर के पैसे लौटाते हुए कहा कि मैं अपने बेटे की जिंदगी के बदले आपके ये पैसे नहीं रख पाऊंगी। ये सब सुनकर मैनेजर भी काफी शर्मिंदा होता है। उधर हान एक लड़की के कपड़ों में लगे बैच को देखकर उसके पीछे पीछे चल देता है। वो लड़की डर कर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और फिर जियांग को हान को छुड़ाने जाना पड़ा। हान उस लड़की से सॉरी भी कहता है और फिर जियांग की पूछने पर कि उसे ये बैच क्यों चाहिए था, वो कहता है क्योंकि उसमें माय प्रीशियस सन लिखा था और वो ये चोई की माँ को देना चाहता है ताकि वो अपने बेटे पर गर्व कर सके। ये सुनकर जियांग सीना चौड़ा करके हान को गले से लगा लेता है। इसके बाद हान वहां लगे एक एक्वेरियम को देखने लगता है। उसे मछलियां देखना बहुत पसंद है। जियांग ने कहा, मैं एक जरूरी काम करके जल्दी लौट आऊंगा, तुम तब तक यहीं रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। लेकिन वो काम करके वापस लौटते हुए जियांग के दिल में तेज दर्द उठा।
वो समझ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। वो हान को फोन लगाने की कोशिश करता है और उधर हान गाड़ी में बैठकर अपने बाबा का इंतजार कर रहा है। फोन उठाते ही जियांग ने बस इतना ही कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हान को कुछ समझ नहीं आया। उधर एम्बुलेंस में जियांग को ले जाया जा रहा है और तब हान को पूरी बात पता चलती है। हान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे गाड़ी चलानी तो आती है, मगर इससे पहले उसने कभी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाई और आज वो गाड़ी स्टार्ट करके बाबा की तरफ जा रहा है। सड़क पे आती जाती तेज गाड़ियों से उसका ध्यान भटक रहा है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग मरने से पहले अतीत के कुछ लम्हों को दोबारा जी रहा है, जिस हर लम्हे में हान था। बचपन से उसे कंधे में उठाकर बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया है जियांग ने, और उन्हीं सुखद यादों के साथ जियांग इस दुनिया को अलविदा कह देता है। यूना दौड़कर हान को गले से लगा लेती है और उसी से उसे पता चला कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जियांग के अंतिम संस्कार के बाद उसके शरीर के राख को हान को सौंप दिया गया। हान ने कहा कि वो इसे अपने साथ ले जाएगा और वकील के मना करने के बावजूद वो बाबा की अस्थियों को लेकर चल दिया। हान को बाबा की कही हर एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हान भी तो अपने बाबा से उतना ही प्यार करता है। उनका यूं चले जाना वो मान नहीं पा रहा। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई सान नाम का लड़का आया है और वो जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर बैठ गया और वो कहता है कि आज से वो इसी घर में रहेगा। इसके साथ कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। सान किसी जुर्म की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर निकला है कि तभी उसे जियांग के वकील ने आकर कहा कि तुम्हारा भाई जियांग मर चुका है। जिस पे सान का जवाब था, तो इसमें मैं क्या करूं? दरअसल किसी बात की वजह से वो जियांग से नफरत करता है और उसके बाद वकील उसे पूरी बात बताता है। दरअसल जिस दिन जियांग के सीने में दर्द उठा था, वो वकील के पास आया था अपनी वसीयत बनवाने के लिए, जिसमें उसने सान को अपने बेटे हान का गार्जियन बनाया है। लेकिन सान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो मना करके वहां से चला जाता है और इसके बाद वो एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब पहुंचा, जहां की मालकिन आकर उसे पूछती है, तुम फाइट कब से शुरू करोगे? जिस पर सान ने कहा कि उसने फाइटिंग छोड़ दी है और फिर जाने से पहले उसने उस लड़की से पूछा, अच्छा किसी का गार्जियन बनने से क्या फायदा हो सकता है? उसने बताया कि इससे तुम्हें उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिल जाएगा। ये सुनते ही वो भागकर दोबारा उसी वकील के पास गया और कहा कि मैं हान का गार्जियन बनने के लिए तैयार हूँ। उसका अचानक से फैसला बदल जाने से वकील को शक हो गया कि हो न हो ये हान की जायदाद के लिए ही वापस आया है और उसने उसे 3 महीने का समय दिया, जिसमें वो देखेगा कि वो हान का गार्जियन बनने के लायक है या नहीं। इस बीच उसे हान का ख्याल रखना होगा और मूव टू हेवन कंपनी में काम भी करना होगा। और ये सारी शर्तों को मानने के बाद ही सान आज सुबह हान के घर पहुंचा है। साथ में वकील भी आया है। उसने हान को बताया कि आज के बाद तुम्हारे अंकल सान ही तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारे साथ यहाँ रहेंगे। उसके बाहर निकलते ही यून पीछे पीछे आई और उसे कहा कि हान इस तरह किसी अजनबी के साथ नहीं रह सकता। तब वकील ने उसे बताया कि ये उसके बाबा की मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उधर घर पर हम देखते हैं कि सान ने पानी पीने के लिए जब एक ग्लास उठाया, हान ने उसे छीन लिया क्योंकि वो उसके बाबा का ग्लास है। और जब वो जियांग के कमरे में जाने लगा, हान ने उसे रोकते हुए कहा कि मैं तुम्हें बाबा की किसी भी चीज को इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। शोर सुनकर यून दौड़कर आई, हान को शांत किया और सान पर गुस्सा करने लगी। इस घर में 2 ही कमरे हैं, एक जियांग का और दूसरा हान का, इसीलिए सान को लिविंग रूम में ही टेंट डालकर रहना पड़ रहा है और वहीं छोटी सी स्टोव में उसे अपना खाना भी बनाना पड़ता है। इधर रात के वक्त यून अपने घर से हान को मैसेज भेजती है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। दरअसल यून और हान का घर आमने सामने है। आधी रात को जब सान की नींद खुली तो उसने देखा कि हान अपने बाबा के दरवाजे के सामने सो रहा है कि रात को कहीं सान उसके बाबा के कमरे में न घुस जाए। अगली सुबह यून ने जाकर देखा तो सान ने पूरा कमरा गंदा करके रखा है। वो रात भर चिप्स खाकर पैकेट वहीं फेंकता रहा। यून ने गुस्से में कहा, हान को गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो उसके मुंह पर टेंट बंद करके वापस सोने चला गया। इसके बाद हान ने पूरा कमरा साफ किया। थोड़ी देर बाद जब अंकल सान की नींद खुली तो हान ने उसे जल्दी तैयार होने को कहा, उन्हें अभी निकलना होगा। जिसके बाद वो उसे बेसमेंट पर लेकर आया, जहाँ पर मूव टू हेवन के सारे सामान रखे हैं
जो जो उन्हें सफाई के लिए चाहिए। वो उन सबको वैन में भर लेता है। तभी यू ने आकर कहा, तुम गाड़ी मत चलाना, नहीं तो उस दिन की तरह ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, और गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अंकल सान को दिया। लेकिन अंकल सान गाड़ी बहुत तेज चलाता है, ट्रैफिक रूल्स भी नहीं मानता। गाड़ी रुकने के बाद हान ने कहा कि तुमने कुल 39 बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। ये सुनकर अंकल सान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या मेरी गलतियां गिन रहे थे? इसके बाद वो एक गली में घुसकर लिथान नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसकी बूढ़ी माँ नींद में ही भगवान को प्यारी हो गई। उन्हीं का कमरा साफ करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। मगर लिथान की पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर अंदर कुछ पैसे मिले तो मुझे ला कर देना। अंदर घुसने पर कमरे का बुरा हाल है। वहाँ से तेज दुर्गंध निकल रही है, जिसे सहन न कर पाने पर सैंड वहाँ से बाहर निकल जाता है। दरअसल लिथान की माँ 3 हफ्ते पहले ही मर चुकी थी और इतने दिनों में उनकी किसी ने खबर नहीं ली, जिस वजह से लाश वहीं पड़े पड़े सड़ गई। अब रह गया कमरे में अकेले हान, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। और तब उसे अपने बाबा की सिखाई बात याद आई। उसके बाबा सबसे पहले मृत आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। इसके बाद वो मृत आदमी की चीजों को एक पीले बक्से में रखकर उसके बेटे और बहू को देने जाता है। मगर सबसे पहले उसकी बहू बैंक के पासबुक को चेक करते हुए कहती है, अरे ये तो खाली पड़ा है, बुढ़िया ने सारे पैसे उठा लिए। जिसके बाद लिथान कहता है, अब इस बक्से की कोई जरूरत नहीं, इसे कूड़ेदान में फेंक देना। इसके बाद हान उनसे कहता है कि घर पर कुछ पैसे भी मिले हैं। अंदर जाने पर देखा कि घर के कारपेट के नीचे ढेर सारे पैसे बिछाए हुए हैं, जो कि काफी दिनों से वहां पड़े रहने की वजह से पूरी तरह खराब हो गए हैं। फिर भी लिथियान और उसकी बीवी उन पैसों को उठाने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों को साफ कैसे करेंगे। तब हान ने कहा कि वो इन पैसों को साफ कर देगा। ये सुनकर लिथियान की बीवी ने वो सारे पैसे हान को सौंप दिए। बाहर निकलकर होंगसुक आया है घर के कूड़ा करकट को डंप करने की जगह पर पहुंचाने के लिए। उसने सान से कहा, तुम हान का अच्छे से ख्याल रखना। पिता के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो गया है। फिर सान ने देखा कि हान ने उस पीले बक्से को गाड़ी में रख लिया है, लेकिन लिथान ने कहा था कि इसे कूड़ेदान में फेंक देने के लिए, इसीलिए वो उसे उठाकर होंगसुक की कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी में रख देता है। इधर रात के वक्त हान उन गंदे हुए रुपयों को केमिकल की मदद से साफ करके एक टेबल में बिछा रहा है। और तभी उसे बाबा की कही एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि हर एक मरने वाले के छोड़े हुए सामान में कोई न कोई कहानी छिपी हुई होती है। अगर ध्यान दोगे तो उस कहानी को सुन पाओगे। ये बिल्कुल किसी पजल की तरह होता है और पजल हान को बेहद पसंद है। और फिर टेबल पर बिछे उन नोटों को देखकर हान को कुछ समझ आता है और वो अगले दिन सान को लेकर बैंक पहुंचा और वहां पहुंचकर उनके क्लाइंट मिसेस ली के बारे में पूछता है। वहां के कैशियर ने कहा कि मिसेस ली यहाँ की बहुत पुरानी क्लाइंट थी और उन्हें सब जानते भी थे, क्योंकि वो यहाँ रोज आती थी और हर रोज 2000 का नोट विड्रॉ करती थी। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी बताता है मिसेस ली यहाँ से पैसे उठाने के बाद एक जगह फोन घुमाती थी, मगर कभी उन्हें उस नंबर पर बात करते हुए नहीं देखा। पता नहीं किसे फोन किया करती थी। और तभी हान को याद आया कि मिस ली की चीजों में एक मुड़ा हुआ कागज भी शामिल था, जिसमें किसी तरह का फोन नंबर था। वो उस नंबर पर कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से किसी के फोन उठाने के साथ ही हान फोन को रखकर बैंक से निकल गया। बाहर निकलकर सान ने उसे चारों तरफ ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। घंटे भर इंतजार करने के बाद वो घर लौट आया, जहाँ पर यून उनका इंतजार कर रही थी। और वो अंकल सान पर हान को यूं अकेला छोड़कर आने के लिए बहुत गुस्सा करती है। और तो और हान का फोन भी नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद हान भी घर पहुंच गया। आते ही यून ने उस पर सवाल की बारिश शुरू कर दी। तुम इतने देर तक थे कहाँ और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? हान ने कहा, मैं दरअसल बहुत देर तक गूगल मैप यूज कर रहा था, जिस वजह से फोन की बैटरी डाउन हो गई। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उधर यून अपने माँ से कह रही है कि अब से वो हान के साथ उसके काम पर जाया करेगी, क्योंकि उसके अंकल सैम उसका ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, मगर यून किसी भी तरह अपने बाबा को इसके लिए मना लेती है। उधर हान घर पर उस पीले बॉक्स को ढूंढ रहा है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो एक खंबे से अपना सर टकराने लगता है और उसे रोकने के लिए सान उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। इतने में यून वहां पहुंची और उसे हान को इस तरह पकड़ा देख गुस्से में उसके हाथों में काट लेती है। लेकिन छोड़ने के बाद भी हान का रोना बंद नहीं हो रहा। वो कहता है कि उसे वो पीला बक्सा चाहिए,
उसमें कुछ है जो उसे मिसेस ली के बेटे लिथान तक पहुंचाना ही होगा। ये सुनने के बाद अंकल सान ने कहा अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो कब का कूड़ा फेंकने वाली जगह पर डंप कर दिया गया होगा। ये सुनते ही वो तीनों जल्दी से डंपिंग ग्राउंड की तरफ निकले, जहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद अंकल सान की नजरों में वो डब्बा पड़ ही गया। जिसके बाद हान उस डब्बे और साफ किए हुए पैसों को लेकर लिथान के पास पहुंचा। उसने पैसों को गिनते हुए कहा, बुढ़िया फिजूल में पैसे बर्बाद करती थी, मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई। ये सुनकर हान ने कहा, मिसेस ली ने अपने ऊपर कभी कोई पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि बैंक से 23 विड्रॉल रिसिप्ट मिले हैं और नोट भी यहाँ पर 23 है। वो रोज बैंक से एक नंबर पर कॉल किया करती थी, मगर कभी बात नहीं हो पाती थी। वो नंबर भी दरअसल उसके बेटे लिथान का ही निकलता है। लिथान को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने हान से कहा, मुझे बस मेरे पैसे लौटा दो। मगर हान उन पैसों के लिफाफे को लेकर किसी और भागने लगा और पीछे पीछे लिथान भी दौड़ रहा है। और फिर एकाएक वो एक टेलर की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। लिथान उन पैसों को लेकर छीना झपटी करने लगा। इतने में दुकान का मालिक बाहर निकलकर कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल मिसेस ली की तरह दिखते हो, क्या तुम उनके बेटे हो? और फिर वो उन्हें मिसेस ली के बारे में बताता है कि वो रोज यहाँ इस दुकान पर आया करती थी और टकटकी लगाकर उस पुतले में टंगे सूट को देखा करती थी और कहती थी, एक दिन मैं ये अपने बेटे के लिए खरीद कर ले जाऊंगी, आप तब तक इसे कृपया बेचिएगा मत। मगर वो ये बात दिन में 10 बार आकर कहती थी, क्योंकि उन्हें डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी थी। इसी सूट को दिलाने के लिए उसकी माँ रोज बैंक से निकलकर अपने बेटे को फोन किया करती थी, मगर लिथान हर बार अपनी माँ की आवाज सुनकर फोन काट दिया करता और इस तरह बेचारी एक दिन चल बसी। अब जब हान ने वो पीला बक्सा लिथान को देना चाहा, गुस्से में उसने बक्से को जमीन पर पटक कर उसके अंदर की पड़ी चीजों को पैरों से कुचलने लगा। दरअसल वो माँ के दुख के बारे में सोचकर अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता और उन्हीं बिखरी चीजों में उसकी नजर एक पुराने से बक्से पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गई और वो अतीत की एक घटना याद करता है। जब शुरू में लिथान की नौकरी लगी थी, वो माँ के लिए तोहफे में एक कपड़ा लेकर आया था, जिसे पाकर माँ बहुत भावुक हो गई थी और उन्होंने लिथान से कहा था कि एक दिन मैं तुझे महंगा सा सूट लाकर दूंगी, चाहे इसके लिए मेरे पूरे पैसे ही क्यों ना खर्च हो जाए, मुझे किसी तरह का गिला नहीं होगा। बेचारी माँ उसी वादे को पूरा करने के लिए रोज यहाँ इस सूट को देख कर जाती। लिथान अपनी माँ के प्यार को, उनके जज्बातों को समझ नहीं सका और उधर माँ ने बेटे के दिए पहले तोहफे को अपने मरने तक उसी तरह सहेज कर रखा। ये जानने के बाद लिथान के आंसुओं का बांध टूट गया और वो माँ के लिए रोने लगा। इसके बाद शाम को सभी घर पर बैठे हैं। यून ने हान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मिस ली उसी टेलर की दुकान पर जाया करती थी? हान ने बताया कि उस दिन नोट साफ करते हुए मुझे उन पर लिखा हुआ दिखा कि ये पैसे मेरे बेटे के सूट के लिए है। फिर बैंक से उस दिए गए नंबर पर कॉल करने पर वो नंबर भी उनके बेटे लिथान का ही था। इसके बाद गूगल मैप की मदद से मैं उस इलाके की हर एक दर्जी की दुकान के सामने से गुजरा, मगर उस दुकान के मालिक ने निकलकर मुझे एक कैंडी थमाई, जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसे मुझे मिसेस ली के सामान में से मिली थी, और मैं समझ गया कि ये वही टेलर की दुकान है जहाँ पर मिसेस ली रोज आया करती होंगी। अब यहाँ जॉगिंग करते वक्त सान ने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी को बहुत मार रहा है, मगर उन्हें नजरअंदाज करते हुए वो अपना जॉगिंग करना जारी रखता है और आगे चलकर रास्ते पे उसे उसी फाइट क्लब की बॉस जिया मिल जाती है, जो कि सान को अपने क्लब लेकर जा रही है और उन्हें साथ में यून देख लेती है। आज सान को एक फाइट में हिस्सा लेना होगा, जिसके बदले में जिया इतने समय से सान के कहने पर किसी के हॉस्पिटल का बिल भर रही है। पिछली रात हुए उस फाइट में अंकल सान को बहुत चोटें आई है, जहाँ पर हान उनकी मलहम पट्टी कर रहा है और इसके बाद वो तीनों मिलकर मूव टू हेवन के अगले क्लाइंट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर यून को अपने स्कूल का एक दोस्त के मिलता है, जो कि अब पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। वो उन्हें हादसे की जगह पर ले गया, लेकिन कमरे के अंदर कदम रखते ही वो तीनों चौंक जाते हैं। किम ने बताया कि यहाँ पर सुमी नाम की एक लड़की का कत्ल हुआ था, मगर अब उसके केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इसीलिए इस कमरे को खाली करके साफ करवाने की जरूरत है। हमेशा की तरह काम शुरू करने से पहले हान प्रार्थना करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी के फियांसे डोंगली से पुलिस सवाल जवाब कर रही है। उसने बताया कि कुछ रोज पहले मेरा और सुमी का झगड़ा हो गया था और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचा, मगर वहां पर देखा
कि उसके हाथों में एक छुरा है और जब मैं उसे छुड़ाने गया तो किसी तरह वो छुरा उसे ही लग गया, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद मैंने ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाया। कहानी वर्तमान में चली आती है। अब वो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। हान सुमी की चीजों को एक पीले बक्से में रखकर अंकल सान से कहता है कि मैं ये उसके परिवार को देने जा रहा हूँ, तुम तब तक अंदर की सफाई का काम शुरू कर दो। और हान यून को लेकर सीधा उस किंडरगार्टन स्कूल में पहुंचा जहाँ पर सुमी पढ़ाया करती थी। उसने बच्चों के लिए कुछ किताबें खरीदी थी, सो वही वो वहाँ के प्रिंसिपल को देने आया है। इसके बाद वो वहीं की एक टीचर मून से मिलते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और जिसके होने वाले बच्चे के लिए सुमी ने अपने हाथ से बुनकर कुछ कपड़े बनाए थे, जिसे देखकर मून भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है सुमी ने आत्महत्या नहीं की, वो कभी आत्महत्या करने वाली लड़की थी ही नहीं। वो दरअसल डोंगली से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो हर जगह उसका पीछा करता, इसीलिए वो ये नौकरी छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहती थी। और उसकी नौकरी छोड़ने वाली बात डोंगली को पता चल गई थी, जिस वजह से उसी रात वो सुमी के घर गया और मुझे यकीन है कि सुमी को उसी ने ही मारा है। यहाँ रात के वक्त सुमी की मौत का ये पजल हान को सोने नहीं दे रहा। वो देर रात तक सोचता रहा और फिर अचानक उठकर कमरे में घूमता हुआ बुदबुदाने लगा। सुमी के पास कोई पेट नहीं था, उसके पास कोई भी पालतू जानवर नहीं थे। शोर सुनकर अंकल सान की भी नींद टूट गई। हान ने उनसे कहा कि मुझे अभी सुमी के अपार्टमेंट ले चलो। जब सान उसे वहां लेकर आया तो हान कहने लगा यहाँ इस घर में कोई कैमरा है, हमें वो ढूंढना होगा। और फिर कई घंटे ढूंढने के बाद सान को वो कैमरा आखिरकार मिल ही जाता है। उधर डोंगली से दोबारा पूछताछ करने पर वो अपना वही राग अलापने लगा। वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। और तब पुलिस ने उस कैमरे का वीडियो चलाया जहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डोंगली ने ही खुद सुमी के पेट में वो छुरा भोंका था। दरअसल वो एक साइको इंसान है। सुमी के उसे छोड़ जाने की बात सुनकर उसने गुस्से में उसे मार डाला। बाहर निकलते वक्त सुमी की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही ऑफिसर ने हान से पूछा तुम्हें उस कैमरे के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि हमें तो इस बारे में कहीं से कोई क्लू नहीं मिला था। हान उनसे कहता है उस दिन कमरे की सफाई करते वक्त मुझे कैमरे का एक बॉक्स मिला। जिस तरह का कैमरा अक्सर हम अपने घर के पालतू जानवरों पर नजर रखने के लिए रखते हैं, मगर सुमी का तो कोई पेट था ही नहीं। इसी से मुझे इस बात का अंदेशा हुआ कि उसने वहाँ पर कैमरा छिपा कर रखा है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है और फिर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अब हमें दिखाते हैं कि यून हान की स्टोर रूम से 2 वायरलेस डिवाइस निकालती है जो कि एक तरह से वॉकी टॉकी की तरह काम में आ सकता है। एक वो हान के लिविंग रूम में रख देती है और दूसरा अपने पास। दरअसल यून अंकल सान पर नजर रखना चाहती थी। आधी रात को अंकल सान उठकर बाहर चले गए। उधर वॉकी टॉकी में आवाज सुनकर हान की भी नींद खुल जाती है और फिर वो दोनों सान का पीछा करने लगते हैं। आज भी वो आदमी नशे में धुत अपनी पत्नी को पीट रहा है, लेकिन इस बार सान से रहा नहीं गया और उसने उसे अच्छा सबक सिखाया, जो देखकर यून को हान की चिंता होने लगती है और वो उसे पूछती है क्या कभी अंकल सैम ने तुम्हें हाथ लगाया है। हान कहता है नहीं, लेकिन वो गुस्सा बहुत करते हैं। अगली रात यून फिर से सान का पीछा करते हुए उसी अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब तक पहुंच गई और छुपते छुपाते हुए अंदर तक चली गई। वहां अंकल सान फाइटिंग रिंग में उतरते हैं और यून ने वहां कुछ लोगों को कहते सुना कि सान बहुत खतरनाक है, उसने एक बार एक लड़के को इतना पीटा कि वो मर ही गया। ये सब सुनकर यून बहुत डर जाती है और वहां से निकल आती है। अगले दिन हम सान को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो गो नाम के किसी लड़के को देखने आया है जो कि कोमा में है। घंटों उसे देखते रहने के बाद वो बाहर निकल जाता है और परेशान होकर एक सिगरेट सुलगाता है। पीछे से एक बूढ़े आदमी ने उसे सिगरेट पीने के लिए मना किया क्योंकि ये हॉस्पिटल एरिया है और फिर वो अपनी बीमार पत्नी को व्हीलचेयर में लेके चला जाता है। इधर सुबह यून वकील के पास पहुंची। वो उनसे कहने लगी कि अंकल सान फाइटिंग क्लब में काम करते हैं और उन्होंने तो किसी को मार भी डाला है। उसकी बातों को सुनकर वकील ने उसे शांत करते हुए कहा मुझे सान के बारे में सब पता है। इसी केस के सिलसिले में वो कुछ दिनों तक जेल में भी रहा था, मगर वो एक अच्छा आदमी है। उसने किसी का खून नहीं किया, बल्कि वो लड़का तो कोमा में है। और फिर वकील यून को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अगर सान से हान को किसी भी तरह का खतरा हुआ या नुकसान पहुंचता है तो मैं खुद उसे हान की गार्डियनशिप से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बातों को सुनकर यून को तसल्ली हुई और वो हान के घर चली आती है, मगर वहां पर यून की माँ पहुंच जाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने झूठ कहा था
कि वो कोई इंग्लिश क्लास का कोर्स करने जा रही है, जबकि वो यहाँ पर हान के काम में हाथ बटाती है। उधर हान ने आकर अंकल सान से कहा कि उन्हें नई केस के लिए अभी निकलना होगा। अब की बार वो जिस घर में गए हैं वहाँ पर 2 दंपत्ति बुजुर्गों की एक साथ मौत हुई है, जिसे देखकर सान ने कहा, ये तो पुलिस केस है, तुम्हें जल्दी अपने दोस्त इंस्पेक्टर किम को फोन करना चाहिए, क्योंकि देखकर ये सुसाइड केस लगता है। और फिर इंस्पेक्टर किम के आने पर पता चलता है कि उस बूढ़े दंपत्ति मिस्टर पार्क ने अपनी इच्छा से मौत को गले लगाया है। तब अंकल सान ने बताया कि 3 दिन पहले मिस्टर पार्क ने फोन करके इस घर का पता दिया था और कहा था कि 3 दिन बाद आकर ये घर साफ कर जाना। लेकिन पार्क इस तरह अपनी मृत्यु की कल्पना कर सकता है, ये तो सोच से भी परे है। तभी वहाँ पर मीन नाम की एक सोशल वर्कर आती है जो कि एक एनजीओ के लिए काम करती है। उसने बताया कि मिस्टर पार्क एक बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन उम्र हो चलने की वजह से उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा और वही उनकी पत्नी को लास्ट स्टेज कैंसर होने की वजह से उनका बचना नामुमकिन था। इसीलिए हो सकता है कि उन दोनों ने एक साथ सुसाइड करने का फैसला किया हो। इसके बाद हान कमरे में जाकर उन दोनों के लिए प्रार्थना करता है और फिर वो तीनों मिलकर उस घर को साफ करने का काम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हान ने सबसे पहले उन दोनों दंपत्ति की चीजों को एक पीले बक्से में बंद किया। कमरे के पीछे से लगा हुआ एक और दरवाजा था, जहाँ पर जाने पर सान ने देखा कि मिस्टर पार्क ने वही शहर की भीड़ भाड़ में भी एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया है। हो ना हो वो अपनी बीमार पत्नी के साथ यहाँ ढेर सारा समय गुजारते होंगे। सान कहता है इन फूलों के पौधों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए जाए। हान ने मना करते हुए कहा कि वो इन प्रत्येक पौधों को उनके मालिक तक पहुंचा देगा। दरअसल मिस्टर पार्क ने एक डायरी में लिख कर रखा है, ये वो फूल के पौधे थे जिन्हें उनके मालिकों ने फेंक दिया था, मगर वो उन्हें उठाकर यहाँ ले आया। उसने उस डायरी में प्रत्येक फ्लैट नंबर का उल्लेख किया है जहाँ से हर एक पौधे को वो उठाकर लाए थे। और इस तरह हान एक एक करके उन सभी अपार्टमेंट्स के दरवाजे खटखटाकर उनके पौधे वापस कराता है। जहाँ एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी लड़की है जिसके यहाँ से भी मिस्टर पार्क ये गमला लेकर आए थे। उनकी मौत की खबर सुनकर वो रोने लगी। वो मिस्टर पार्क को दादा कहकर पुकारा करती थी। मिस्टर पार्क उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड थे। गर्मी में उन्हें काम करना पड़ता था, इसीलिए उसने पैसे जमा कर उनके लिए एक एयर कूलर खरीदा। मगर उसके बाबा ने जब ये देखा तो खूब डांट लगाई और मिस्टर पार्क को वो एयर कूलर इस्तेमाल भी करने नहीं दिया। इधर अंकल सान गो को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पर गो की बहन की उनसे मुलाकात हुई और इतने समय तक उसके भाई का ख्याल रखने के लिए वो सान का शुक्रिया अदा करती है। उधर मिस्टर पार्क के घर के बाहर सान ने देखा कि सोशल वर्कर मीन बैठकर रो रही है। पूछने पर पता चला कि वो इस बात से दुखी है कि मिस्टर पार्क के कोई सगे संबंधी नहीं जो उनके अंतिम संस्कार में शरीक हो सके। सान को भी ये सुनकर बुरा लगता है। अब इधर घर आने पर यून उस पीले बक्से को देखकर कहती है, क्योंकि मिस्टर पार्क का कोई नहीं है, हमें इसे जला देना चाहिए। सान भी उसकी बात पर सहमत है, मगर हान नहीं माना। वो उस पीले बक्से को उठाकर अपने कमरे में ले आया। अगले दिन मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार है। हान ने उनके घर से मिले सारे पौधों को वहाँ सजा दिया है। इतने में वो छोटी बच्ची भी एक फूल का पौधा लेकर वहाँ पहुंची। उसी बिल्डिंग के दूसरे माले में एक अमीर आदमी का भी आज अंतिम संस्कार है, जिसके लिए हजारों फूलों का गुलदस्ता लेकर आया गया है। सान ये देखकर एक गुलदस्ता चुपके से चुराने की कोशिश करता है, मगर उसे देखकर हान ही शोर बचाने लगा और सान किसी तरह उसे चुप कराकर कहता है, वो तो इतना अमीर है, अगर हम उनके एक फूलों का गुलदस्ता ले भी ले तो उसे क्या फर्क पड़ता है, जबकि मिस्टर पार्क के पास तो एक भी फूलों का गुलदस्ता नहीं। अब हान का ध्यान उन गुलदस्तों पे लिखे शब्दों पर जाता है। वहाँ जिस कंपनी का नाम लिखा है, दरअसल मिस्टर पार्क बूढ़े होने तक उसी कंपनी के लिए काम करते रहे हैं, क्योंकि हान को मिस्टर पार्क के सामान में से इसी कंपनी के कई सारे विजिटिंग कार्ड मिले थे। अब हान उन विजिटिंग कार्ड्स को लेकर उस धनी आदमी के अंतिम संस्कार में गया और उन सबको मिस्टर पार्क का विजिटिंग कार्ड बांटते हुए कहा कि इन्होंने इस कंपनी के लिए कई साल तक काम किए हैं। आज उनकी मौत हो गई है। पहले माले में उनका भी अंतिम संस्कार है। आप सभी उनके लिए प्रार्थना करने आएंगे तो उनकी आत्मा को खुशी मिलेगी। इतने में उस कंपनी का चेयरमैन भी वहाँ पहुंचा। वो पार्क की बात सुनकर सभी लोगों को लेकर मिस्टर पार्क के अंतिम संस्कार में पहुंचा और इस तरह उन सभी ने बारी बारी से मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। तब चेयरमैन ने कहा कि मिस्टर पार्क एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दिया है,
जिसके लिए हम उनके आभारी हैं, और जब तक ये कंपनी है हम उनका नाम हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार इतने अच्छे से हुआ जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मीन खुश होकर सान से हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा करती है और ये देखकर सान शर्मा जाता है। इधर हान ने सान को एक फूल का पौधा देते हुए कहा कि ये मीन ने तुम्हारे लिए भेजा है और इन फूलों को देने का मतलब है कि वो इंसान भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। ये सुनकर सान को भी यकीन हो गया कि मिस मीन भी उसे पसंद करने लगी है। रात के वक्त वो बड़े प्यार से उस फूल के पौधे को पानी दे रहा है। तभी हॉस्पिटल से फोन आया। कहा गया कि गो की तबीयत ठीक नहीं, उसे जल्द बुलाया गया है। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि शायद गो को बचा पाना अब मुमकिन नहीं। ये सुनकर सान ने कहा, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं उसका इंतजाम जल्द कर दूंगा। उसका भरोसा पाकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मगर गो की बहन ने सान से कहा, अब शायद हमें गो को जाने देना चाहिए, यही उसके लिए सही होगा। मगर सान उसकी बातों को अनसुना करके घर लौट आता है और जियांग के कमरे में घुसकर घर के डॉक्यूमेंट्स चुराकर जिया को देकर उसे पैसे मांगता है। जिया ने उसके सामने एक शर्त रखी, कुछ दिन बाद इस फाइटिंग क्लब में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, तुम्हें मेरी तरफ से खेलकर मुझे जिताना होगा, तब मैं तुम्हारे घर के दलील और पैसे दोनों ही तुम्हें लौटा दूंगी। सान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन देर नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्दबाजी में जीन की दी हुई उस डील पर दस्तखत कर देता है। और जैसे ही पैसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसने देखा कि गो की बहन बाहर बैठे रो रही है और तभी गो की लाश को लेकर आया गया, यानी कि उसे बचाया नहीं जा सका। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके साथ ही कहानी अतीत में चली गई। एक दिन सान ने देखा कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को बहुत मार रहे हैं, इतना कि वो उनकी मार से बचने के लिए पुल से नीचे पानी में कूदने की कोशिश कर रहा है। सान को उस पर दया आ जाती है और वो उन बदमाश लड़कों को मार के वहां से खदेड़ देता है। अगले दिन वो लड़का सान से मिलने आया। उसका नाम गो है, जहाँ पर सान अपने फाइटिंग की प्रैक्टिस किया करता है। गो ने उसे आकर उसे फाइटिंग सिखाने को कहा, मगर सान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो किसी को फाइटिंग नहीं सिखाता। लेकिन उसके मना करने के बावजूद गो ने हार नहीं मानी। वो हर रोज वहाँ आकर खुद को ही ट्रेन करने की कोशिश करता। उसकी लगन देखकर एक दिन सान ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स देते हुए कहा, कल से रोज प्रैक्टिस के लिए आ जाया करना। और उस दिन के बाद से ही वो दोनों पूरा समय साथ गुजारने लगे। सान उसे बॉक्सिंग सिखाता और गो पूरी लगन से सीखता। सान अब उसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग सिखा रहा है क्योंकि गो ने उसे कहा था कि वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतना चाहता है। धीरे धीरे सान ने उसे एक पक्का बॉक्सर बना दिया और इस पूरे सफर के दौरान वो दोनों और करीब आ गए। और फिर एक दिन वो दिन भी आया जब गो का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने का सपना पूरा हो गया। उसकी जीत सान की आंखों में भी खुशी के आंसू ले आई, क्योंकि वो गो को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कहानी फिर से वर्तमान में आ गई। सान गो के घर गया है और उसकी बहन की इजाजत लेकर वो गो के कमरे में गया और फिर वो उसकी सारी चीजों को पीले बक्से में बटोरने लगा। उसने देखा कि वो पहला बॉक्सिंग ग्लव जो उसने गो को दिया था वो आज भी उसके पास रखे हुए हैं और वहीं पर उसके हाथ उसके कुछ मेडिकल टेस्ट लगे जिसमें लिखा है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने सर पर किसी भी तरह का तेज चोट सहन नहीं कर सकेगा। और फिर सान को वो दिन याद आता है जब गो ने उसे आकर कहा था कि वो ये बॉक्सिंग छोड़कर अपने लिए एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके कुछ ही दिन बाद जिन सान के पास एक फाइटिंग कंपटीशन जीतने का डील लेकर आती है और उस कंपटीशन में उतरने के बाद सान को पता चलता है कि आज उसका मुकाबला गो के साथ है और ये एक डू और डाई मैच है, यानी कि किसी एक को हारना या मरना होगा। सान गो को ये मैच छोड़कर चले जाने को कहता है, लेकिन गो उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे इन पैसों की जरूरत है अपना रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए। और तभी जिया उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, यानी कि मैच शुरू होने से पहले दोनों को ही नहीं मालूम था कि आज मैच वो किसके साथ खेलने वाले हैं। दोनों के बीच फाइट की पहली राउंड शुरू होती है और एक एक करके कई राउंड होने लगते हैं। दोनों थक कर चूर हो गए हैं और लहूलुहान भी। सान ये मैच बीच में ही छोड़ देना चाहता है, मगर जिन ने उसे याद दिलाया कि मैच आखिरी राउंड तक नहीं खेला तो किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए सान बस राउंड खत्म करने के लिए ये मैच खेलने लगता है। एक वक्त पर गो को चोट लगने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। सान उसे उठने से मना करता है और उसे ये मैच छोड़कर चले जाने को कहता है, मगर गो उसकी नहीं सुनता। इतने में दर्शकों की भीड़ में सान की नजर अपने भाई जियांग पर गई
और उसे देखकर गुस्से में उसने गो को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी हालत खराब हो गई और तभी से वो कोमा में है। उन दिनों को याद करके सान बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। बाहर निकलते ही उसे जिया का फोन आया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे आज एक फाइट पर उतरना है, मगर सान ने साफ मना करते हुए कहा कि वो आज के बाद कभी किसी फाइट पर नहीं उतरेगा और उस तरफ हान को भी मैसेज करके बता दिया कि वो आज के बाद कभी घर नहीं लौटेगा, तो वो उसका इंतजार ना करे और उसे भूल जाए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सान एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बतौर वर्कर काम कर रहा है। उधर अंकल सान के घर न लौटने पर हान हर तरफ उसकी गुमशुदगी के पर्चे बांट रहा है। ये देखकर एक दिन जिया के लोग उसे उठाकर ले गए और सान को मैसेज भेजा कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो जल्दी फाइट क्लब पहुंचो। सान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे वहां जाना ही पड़ता है। जिया ने उससे एक शर्त रखी कि अगर हान को सही सलामत चाहते हो तो फाइट क्लब की तरफ से खेलना होगा। सान बोला इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हान को घर भेज देता है। उधर घर पहुंचते ही यून सान पर गुस्सा करने लगती है, मगर वो उसके गुस्से को नजरअंदाज करता रहा तब तक जब तक उसने सान की गुमशुदगी के पर्चे उसे थमा नहीं देती। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि हान उसके लिए कितना परेशान था। वो ऊपर जाकर उसे साफ साफ कह देता है कि आगे से उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि अगर वो उसके पीछे आता है तो खुद को ही मुसीबत में डाल देगा। फिर यहाँ अगली सुबह हम देखते हैं कि हान कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, मगर यून की माँ उसे साथ जाने नहीं देती। इसीलिए वो सान से उसके साथ जाकर उसका ख्याल रखने को कहती है, क्योंकि हर साल इस दिन हान अपने बाबा के साथ पार्क में पिकनिक मनाने जाया करता था। इस बार उसके बाबा नहीं है, इसीलिए वो अकेला है। मगर हान ये कहते हुए चुपचाप निकल गया कि उसे किसी की जरूरत नहीं। उधर सान भी छुप छुप कर हान के पीछे पीछे उस पार्क तक पहुंचा, जहाँ पर वो देखता है कि हान सिर्फ खड़े होकर उन राइड्स को देख रहा है। इसके बाद जब वो बाथरूम में गया तो वहाँ कुछ लड़के स्मोकिंग कर रहे थे। हान उन्हें सिगरेट पीने से मना करता है, मगर वो बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। यह देखकर सान ने बाथरूम के बाहर से ही अपने मोबाइल पर पुलिस का सायरन बजा दिया। वो बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकल गए और फिर उन्हें सजा भी देता है। और यहाँ पर हान ने अंकल सान को वहाँ देख लिया और वो हान को जबरदस्ती राइड पर चढ़ाता है, मगर हान उन झूलों में बैठने से डर रहा है। वो कभी झूले पर नहीं बैठा और आज अंकल सान के साथ उसका ये डर खत्म हो गया। वो ऐसी कल्पना करता है कि उसके बाबा भी उनके साथ वहाँ पर है। फिर वो सान को बाय कहकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और थोड़ी देर बाद वहाँ से भी निकल गया। सान पूरा समय उसका पीछा करता रहा और फिर एक वक्त पर हान एक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है, जिसे देखकर सान बिल्कुल थम गया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन से उसके बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है। इसके साथ ही कहानी अतीत में चली जाती है। सान के बाबा उसकी माँ को बहुत मारते थे, यहाँ तक कि वो सान को भी बहुत मारा करते थे, क्योंकि सान और जियांग की माँ एक होने पर भी उनके बाबा अलग अलग थे। जियांग अक्सर अपने छोटे भाई सान से छुप छुप कर मिलने आया करता था। वो उसके हर जन्मदिन पर उसे इसी स्टेशन पर आकर मिला करता था। इस बार के जन्मदिन पर भी जियांग अपने छोटे भाई के लिए एक केक लेकर आया है और उसे बताता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, वहाँ की सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ये सुनकर छोटा भाई सान कहता है, अगले जन्मदिन पर मुझे पार्क घुमाने ले जाना और मुझे चाइनीज होटल में खाना भी खिलाना और मुझे एक नाइकी का जूता भी दिला देना। जियांग ने भी छोटे भाई से वादा किया कि वो अगले जन्मदिन पर उसकी सारी विशेष पूरी कर देगा। इस तरह एक साल बीत गए, लेकिन जन्मदिन से ठीक पहले उनके बाबा गुजर गए। रिश्तेदारों ने तय किया कि सान को एक अनाथालय भेज दिया जाएगा। उस दिन जियांग सान से मिलने आया और उसे कहता है, कल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और जब तक मैं ना आऊं तुम वहाँ से कहीं मत हिलना। बड़े भाई के कहे मुताबिक सान अगली रात उस रेलवे स्टेशन पर बैठकर इंतजार करता रहा, मगर जियांग नहीं आता। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है। सान ने देखा कि हान एक जगह पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। उसने जाकर वजह पूछी तो हान ने बताया, बाबा हर साल 29 जून को यहाँ पर आकर प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि इसी दिन उन्होंने किसी अपने को खो दिया था। ये सुनकर हान समझ गया कि वो उसी की बात कर रहा है। वो गुस्से और दुख में रोने लगा और कहने लगा, जो इंसान मुझे छोड़कर चला गया, जिसने मेरी कभी परवाह नहीं की, वो भला मेरे लिए क्यों प्रार्थना करता है। तब हान ने अंकल से पूछा, किस दिन वो आपको छोड़कर चले गए थे। सान ने बताया, 29 जून ही वो दिन था जब मैं लगातार 3 दिनों तक यही रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने बड़े भाई का इंतजार करता रहा। तब हान को याद आता है कि उस दिन शहर के बीचों बीच खड़ा
सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जमीन में धंस गया था। इस दुर्घटना में हजारों लोग मारे गए थे और न जाने कितने घायल हुए। उन्हीं घायलों में से एक जियांग भी था और उस घटना के 3 दिनों तक वो बेहोश पड़ा रहा। घर पहुंचने के बाद सान ने देखा कि हान स्टोर रूम की तरफ जा रहा है। उसने वजह पूछी तो कहता है, बाबा हर साल ये चिकन फ्राई अलमारी में रख दिया करते थे। आधी रात को उठकर जब सान ने अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ पर उसकी गुमशुदगी के नाम के कई पर्चे रखे थे। यानी कि हादसे से ठीक होकर लौटने के बाद उसने अपने छोटे भाई सान को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। और वहीं बगल वाली शेल्फ पर नाइकी के ढेर सारे जूतों के डब्बे हैं, जिनमें से एक जूते का डब्बा बहुत बुरी हालत में है, जिसे खोलने पर उसे कागज में लिखा मिला कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। और फिर कहानी फ्लैशबैक की दिखाई जाती है। दरअसल उस दिन जियांग अपने छोटे भाई के लिए नाइकी के जूते खरीदने ही उस शॉपिंग मॉल में गया था, मगर बिल्डिंग धंस जाने की वजह से वो वहीं मलबे के नीचे पड़ा रहा। उस जूते को अपने सीने से लगाए और उसके बाद से ही हर साल 29 जून को जियांग अपने भाई के लिए जूते लाया करता था। ये सब देखकर सान रो पड़ता है। उसने अपने बड़े भाई को इतने सालों तक गलत समझा और उस दिन भी जियांग को अपने छोटे भाई का पता चला और वो उसे ढूंढते हुए फाइटिंग क्लब आ पहुंचा था। और फिर जेल में भी जियांग उसे मिलने आया था, लेकिन सान ने कभी उसे मिलने का मौका ही नहीं दिया। कहानी फिर वर्तमान में आ जाती है। सान को उसे अलमारी से एक अडॉप्शन पेपर भी मिला, यानी कि हान को गोद लिया गया है। अगले दिन मीन ने उन्हें एक जगह का एड्रेस दिया और इसके साथ ही कहानी एक बार फिर अतीत में चली गई। हमें टैंग नाम के एक लड़के को दिखाया गया जो अपने बायोलॉजिकल माँ को ढूंढने के लिए अमेरिका से कोरिया आया है। उसे दिल की बीमारी है और उसकी आखिरी इच्छा यही है कि वो अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता है। मीन अपने एनजीओ की तरफ से उस लड़के को उसकी माँ से मिलवाने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा होने से पहले ही वो चल बसा। ये कहते हुए मीन रो पड़ी। आज हान और उसके अंकल उसी टैंक के कमरे को साफ करने के लिए आए हैं। अब सान को पहले की तरह कमरा साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उधर हान ने उसकी सारी चीजों को पीले बक्से में भर दिया। उन्हें टैंक के बाथरूम से कुत्ते का खाना और आजी नाम का एक पट्टा मिला है। मीन ने बताया कि आजी उसके कुत्ते का नाम था, जिसे फिलहाल हॉस्पिटल में रखा गया है। फिर सान ने पूछा, क्या टैंग आखिर तक अपनी माँ से मिल पाया था? मीन ने बताया, एडॉप्शन होम की शर्तों के अनुसार अगर उस बच्चे के माँ बाप नहीं चाहते तो बच्चे को उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती है, जिसका मतलब साफ था कि टैंग की माँ उससे कभी मिलना नहीं चाहती थी। ये सुनकर उस दिन टैंग बहुत टूट गया था। फिर हान ने मीन से उसके घर वालों का एड्रेस मांगा, जिसे वो ये बक्सा सौंपना चाहता है, मगर मीन को उनका एड्रेस नहीं पता। फिर हान उस बक्से को घर ले आता है। उसकी चीजों में एक किताब के फटे हुए पन्ने थे। वो उन सभी पन्नों को एक एक करके सजाता है। साथ ही उसमें टैंग की एक बचपन की तस्वीर है, जिसमें कोई 16-17 साल की लड़की उसे गोदी में लिए हुए खड़े है। हान कहने लगा, हो सकता है कि ये उसकी माँ हो, हमें इस लड़की को ढूंढ निकालना होगा। तभी अचानक हान को याद आया कि उन फटे हुए किताब के पन्नों में उसने इसी लड़की से मिलती जुलती एक तस्वीर देखी थी। उसका शक सही निकला। उसी किताब की राइटर मिस सियोल ने इस तस्वीर में टैंग को गोद में उठा रखा है, और चूंकि टैंग ने गुस्से से इस किताब को फाड़ डाला तो ये मुमकिन है कि मिस सियोल ही उसकी बायोलॉजिकल मदर हो। यून उन्हें बताती है कि ये एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। अगले दिन हान अपने अंकल के साथ मिस सियोल के ऑफिस पहुंचा, मगर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। वो दोनों बाहर ही उसका इंतजार करने लगे और जब वो घर की तरफ रवाना हुई तो वो दोनों भी उसके पीछे हो लिए और उसे जाकर कहा कि हमें आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। जो सुनकर सियोन उन दोनों को अंदर ले आती है। हान उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले टैंग नाम का एक लड़का मारा गया और उसी के पास से आपकी ये किताबें मिली है। फिर सान कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ, आप अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसीलिए नहीं चाहती कि 16 साल की उम्र में इस बच्चे को जन्म देने वाली बात लोगों के सामने आ जाए, क्योंकि इससे आपकी ही बदनामी होती। मगर सियोन ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, आप दोनों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तब हान ने गोद में पकड़े हुए उस बच्चे की तस्वीर सियोन को दिखाई, जिसे देखकर वो रो पड़ती है और फिर पूरी घटना शुरू से बताती है। दरअसल बहुत पहले मेरा परिवार एक फॉस्टर होम चलाता था, यानी कि जिन बच्चों को विदेशों में अडॉप्ट कर लिया जाएगा उन्हें कुछ दिनों के लिए हम अपने पास रखते थे। और इसी तरह एक दिन टैंग हमारे पास आया। वो सिर्फ मेरे ही हाथ से फीडर खाता था और धीरे धीरे मेरा उसके साथ लगाव बढ़ने लगा। लेकिन जल्द ही मेरा विदेश के कॉलेज में दाखिला हो गया। हायर एजुकेशन के लिए मुझे जाना होगा, मगर छोटे से टैंग को छोड़कर जाने का दुख भी मुझे बहुत हो रहा था।
उधर टैंग को भी उसी हफ्ते एक अमरीकी परिवार ने गोद ले लिया और उसके बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। इधर टैंग को अपने अंतिम समय में भी यही लगा कि सियोन ही उसकी माँ है। उसने उस किताब की फोटो के जरिए उसे पहचाना और फिर सियोन के बुक साइनिंग इवेंट पर भी गया, मगर नाम बताने पर भी जब सियोन ने उसे नहीं पहचाना उसे बड़ा दुख पहुंचा। वो कुछ भी बिना बोले वहां से चला गया। घर आकर शराब पीता रहा और गुस्से में उस किताब के पन्नों को फाड़ डाला और इसी दुख में वो चल बसा। उस पीले बक्से में टैंग के बचपन के कपड़े भी है जो खुद सियोन ने सिला था। सियोन उन दोनों का धन्यवाद करती है इस तरह से मरे हुए लोगों का दुख समझने के लिए और उनके अंतिम विदाई को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए। ये सब सुनकर हान को बड़ी खुशी होती है। वहाँ से वो दोनों मीन से मिलने आते हैं, जहाँ पता चलता है कि मीन ने टैंग के कुत्ते आजी को अडॉप्ट कर लिया है। उधर मीन को देखकर सामने खड़े सान के कान शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। घर लौटते वक्त हान ने अपने अंकल सान से कहा, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे असली माँ बाप कौन थे, क्योंकि मुझे गोद लेने वाले बाबा ने मुझे इतने लाड़ और प्यार से रखा कि कभी किसी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। ये सुनकर सान को समझ आता है कि हान को उसके अडॉप्शन के बारे में पहले से पता है। फिर उसे जिया का फोन आता है जो उसे कहती है कि कल तुम्हारा एक बहुत बड़ा मैच है, अच्छे से तैयार रहना। अगले दिन हान उठकर देखता है कि अंकल सान ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, ठीक जैसे जियांग ने मरने वाले दिन उसके लिए बनाया था। यून आकर देखती है कि अंकल सान बाहर ही खड़े हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम हान का ख्याल रखना। वो जल्दी से अंदर आकर हान से पूछती है, अंकल सान कहाँ जा रहे हैं? हान बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात मैंने उन्हें किसी जिया से बात करते हुए सुना था। ये सुनकर यून समझ जाती है कि वो फिर से फाइटिंग क्लब गए हैं। उधर क्लब के अंदर जिया सान से कहती है, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बाजी लगाई है, इसीलिए तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा, क्योंकि आज सान की जिससे टक्कर होने वाली है वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। इधर घर पर सान का टेंट साफ करते हुए यून को एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जो कि गो की होती है, मगर उन्हें लगा कि ये बीमारी सान को है और इसीलिए दोनों फाइट क्लब के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर सान की जिससे टक्कर है वो बहुत ही ताकतवर है, जिसके सामने वो टिक नहीं पा रहा। जब हान और यून वहां पहुंचे तो सान को इतना मार खाते हुए देख हान ने जाकर मेन स्विच ऑफ कर दिया, जो उसने पिछली बार ही देख लिया था जब जिया उसे किडनैप करके यहाँ लाई थी। और अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों हान को रिंग से उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस की रेड पड़ी, जो देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगे और इसी मौके पर वो दोनों सान को वहां से ले जाते हैं। और तब हमें उसी इंस्पेक्टर को दिखाया गया जिसने हान से कहा था कि कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। उसी इंस्पेक्टर के कहने पर यहाँ रेड डाली गई है और सभी पैसे लगाने वालों को पकड़ लिया गया है। उधर हान को घर पर नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो सान को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। सान उसे इस वक्त वहां देखकर कहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम इतना परेशान मत हो। और बेचारा हान वहीं सोफे पर सो गया। उसे ठंड लगेगी ये सोचकर सान ने उसे कम्बल उड़ा दिया। अगले दिन ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। एक सुबह उसने उठकर देखा हान ने उसके लिए नाश्ता बनाया है, यानी कि उसने अब अंकल सान को अपने दिल और जिंदगी में जगह दे दी है। फिर एक दिन वो वकील आया और वो हान से कहता है, काफी दिन हो गए, अब तुम्हें अपने बाबा की अस्थियों को आजाद कर देना चाहिए। मगर हान इसके लिए तैयार नहीं। वो कमरा बंद करके बाबा की अस्थियों को सीने से लगाकर एक कोने में बैठा है। इधर काफी देर हो जाने पर यून और सान उसे बाहर से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आती, सान दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा तो देखा कि हान वहां नहीं है, वो खिड़की से बाहर निकल चुका है। अब सान के साथ यून और उसके माँ बाबा भी उसे ढूंढने निकले हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी सान की नजर टेबल पर पड़े एक फोटो फ्रेम पर गई जिसमें बीजिंग के एक फाइटर ग्रुप के साथ उसकी तस्वीर है। उधर हम हान को बीजिंग शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं। उसे बचपन की एक बात याद आती है, जब वो बचपन में बोला नहीं करता था, उसके माँ बाबा परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास लेकर आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इसका वोकल बॉक्स बिल्कुल सही है, वो खुद से ही बात करना नहीं चाहता, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में ये बिल्कुल आम बात है। इसके बाद भी जियांग और उसकी पत्नी बहुत कोशिश करते हैं और एक समय पर वो साइन लैंग्वेज भी सीखते हैं ताकि उसे बात कर सके। और फिर हान ने उनकी बातों का जवाब साइन लैंग्वेज से दिया, जो देखकर जियांग और उसकी पत्नी बेहद खुश होते हैं। फिर एक दिन जियांग उसे एक्वेरियम मछलियां दिखाने लाया, जहाँ पर पहली बार हान के मुंह से आवाज निकली। उसने एक एक करके सारी मछलियों के नाम और उनकी विशेषता गिनवाई
पहली बार उसकी आवाज सुनकर दोनों रो पड़ते हैं। कहानी आज पर आ जाती है। सान बीजिंग पहुंच चुका है, जहां पर वो उसी फायर स्टेशन के एक फायर फाइटर से जियांग के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कि एक दिन यहाँ बर्फ की हल्की बारिश हो रही थी। तभी हमें फोन आया कि किसी टनल से एक बिल्ली के बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हम जब वहाँ पहुंचे तो वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि इंसान का बच्चा था। बच्चे का पूरा शरीर भीगा हुआ था। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन उसे इंक्यूबेटर में रखा गया है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। जब जियांग उसके पास गया और उसे छूते ही उसके नन्हे हाथों ने जियांग की उंगली पकड़ ली और उसी वक्त जियांग के मन में उसके लिए प्यार पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है और उसे अमेरिका के किसी एजेंसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाएगा। उस दिन वो बेहद उदास होकर घर लौटा। पूछने पर उसने पत्नी से सब कह दिया। अब उसकी पत्नी भी उस बच्चे से मिलना चाहती है और उस दिन के बाद से वो दोनों रोज कुछ घंटे के लिए हान से मिलने हॉस्पिटल आने लगे। उनकी उस बच्चे से करीबी बढ़ने लगी और एक दिन जियांग की पत्नी ने कहा कि वो हान को गोद लेना चाहती है, उसे अपने बेटे की तरह पालना चाहती है। ये सुनकर जियांग ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। और उस दिन के बाद से हान उनके बेटे के रूप में बड़े प्यार और स्नेह के बीच में पलने लगा। जब हान थोड़ा बड़ा हुआ तो जियांग की पत्नी को कैंसर हो गया। हान अपनी माँ से हर रोज हॉस्पिटल में मिलने आया करता और उसके कुछ दिन बाद ही वो चल बसी। मगर हान तब भी पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता रहता, क्योंकि मौत क्या है उसे अभी तक समझ नहीं आया था। जियांग उसे बहलाने की पूरी कोशिश करता और फिर एक दिन वो उसे उसी एक्वेरियम के पास ले आया, जहाँ पर पहली बार उसने बोलना शुरू किया था और कहा था कि अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ की कल्पना करो, वो तुम्हें यहीं सामने दिखेगी। कहानी फिर वर्तमान में लौट आई। हान बाबा की अस्थियों को पकड़े एक बस स्टैंड में बैठा हुआ है। फिर वो उस एक्वेरियम के अंदर गया, जहाँ पर वो आंखें बंद करके अपने माँ बाबा की कल्पना करता है और आंखें खोलने पर वो दोनों उसके पास खड़े होते हैं। हान ने जब बाबा का हाथ थामना चाहा, वो एकदम से हवा में घुल गए। ये देखकर हान घबरा जाता है। इतने में सान उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें अपने बाबा को मुक्त कर देना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम बाकी लोगों को करते हो। हान उसकी बात समझ गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि हान अपने बाबा के कमरे के सामने खड़ा है। सबसे पहले वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। फिर उनके सारे सामान को एक पीले बक्से में भर कर रख दिया, जहाँ पर उनका मोबाइल भी मिला। मोबाइल खोलकर देखा तो हान की कुछ तस्वीरें हैं और एक वीडियो जो उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। उसमें उन्होंने ठीक उसी तरह बातें की है जिस तरह कई साल पहले हान की माँ ने कहा था कि वो उन्हें अपने बेटे के रूप में पाकर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा याद तुम ही हो। वादा करो कि हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे और इसी तरह मूव टू हेवन चलाते रहोगे। हान अपने बाबा को वादा करता है और फिर उनकी याद में वो एक पेड़ लगाते हैं। एक एक करके सबके चले जाने के बाद हान ने वहाँ एक कुत्ते को देखा। वो डर गया, लेकिन उसे लगा कि उसके बाबा उसके पास खड़े होकर उसे हिम्मत दे रहे हैं और फिर हिम्मत करके वो उस कुत्ते को पार कर गया और फिर हान दौड़कर उस पेड़ को गले लगा लेता है। जैसा कि उसके बाबा ने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। इधर सान को वकील ने मिलने बुलाया है। उसने कहा कि वो सान को हान का गार्जियन बनने नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी वजह से वो 2 बार मुसीबत में पड़ा है। ये सुनकर सान वहां से उठकर जाने लगा, मगर वो उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, मैं नहीं भी चाहूं तो क्या, मगर हान ने तुम्हें अपना गार्जियन मान लिया है और इसीलिए आज से उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर डालता हूँ। ये सुनकर सान हंसते हुए रो पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सान उनके साथ ही रहने लगा है। यून ने भी माँ से जिद करके मूव टू हेवन ज्वाइन कर लिया है। और फिर एक दिन हान के पास एक लड़की आई। वो उन्हें एक पता देकर वहाँ जाने को कहती है और हान का मुंह उसे देखकर खुला का खुला रह गया। और यहीं पर इस के ड्रामा की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? और अगर आप ऐसे ही और भी कई सारे के ड्रामा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, वी वांट के ड्रामा। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।